जो लोग स्वर्ग में रहते हैं उन्हें नर्क में रहने वालों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं होती। ये वाक्य जोशी बॉने ने कहा। अंधेरे में एक युवा व्यक्ति खुद से बार बार कहता है कि उसे पूरी तरह से जाना है। जब वह ये कहता है तो लड़का खुद को खुजलाता है, क्योंकि जो व्यक्ति नर्क में रहता है वो हर पल स्वर्ग के बारे में सोचता है। वह संदेश जिसे वह लगातार देख रहा है उसे वैकल्पिक दुनिया के अंत तक जाने के लिए कह रहा है। लड़का बहुत उलझन में दिखता है। उसे नहीं पता कि उसे ये क्यों करना है, जब तक कि थकान उसे हरा नहीं देती। फिर से नायक को वही सपना आता है जैसा कि जब वह कार की पिछली सीट पर सो रहा था। फिर एक तेज रोशनी उसकी ओर आती है। बिना जाने कैसे नायक वर्षों तक इस गुफा में अकेला रह गया। उसके पास केवल एक किताब थी जो आकाशीय मार्शल आर्ट्स के बारे में थी। बाद में एक संदेश आया कि अगर लड़का घर जाना चाहता है तो उसे पूरा रास्ता तय करना होगा और फिर वह अपने परिवार को फिर से देख सकेगा। एक दिन उसे एक संदेश मिलता है कि ट्यूटोरियल आखिरकार पूरा हो गया है और उसी क्षण हमारा नायक जाग जाता है। लड़का आंसुओं में है क्योंकि वह आखिरकार सफल हो गया। लेकिन जब वह पोर्टल पार करता है वो जगह उसकी दुनिया नहीं थी। वास्तव में ये सब कुछ की शुरुआत थी। लड़का निराशा में गिर जाता है। वह नहीं समझता कि ये क्यों हो रहा है। वह 10 साल से घर वापस जाने की कोशिश कर रहा है। उसी समय कोई नायक को बुलाता है। कोई कहता है कि उन्होंने लड़के की आवाज सुनी और देखने आए कि ये क्या था। और इसके अलावा यह आदमी कहता है कि वह लड़के को जाने देना चाहता था, लेकिन उसका परिवार भूखा है। यही कारण है कि वह लड़के का मांस चाहता है। आप उसकी आंखों में डर देख सकते हैं। एक तलवार जमीन पर गिरती है। हमारा नायक जीवित है और उस आदमी को जो हुआ उसके लिए दोषी ठहरा रहा है। उसके मन में अपराध बोध के वाक्यांश उमड़ रहे हैं। उसी समय एक संदेश दिखाई देता है जिसमें कहा गया है कि मार्शल आर्ट का स्तर बढ़ गया है। इस त्रासदी के बावजूद नायक ने एक नया स्तर प्राप्त किया। नायक धीरे धीरे इस स्थिति को मनोरंजक मानने लगता है। वह अनियंत्रित रूप से हंस भी रहा है। उसी क्षण जब उसने वह संदेश देखा, नायक समझ गया कि उसे उस मार्शल आर्ट्स की किताब के साथ क्या करना है जो स्तर बढ़ाना था। अपनी दुनिया में लौटने के लिए उसे अधिकतम स्तर तक पहुंचना होगा। अब वर्तमान दिन, एक लड़का अपनी दानवी संप्रदाय के नेता के पास दौड़ता है। नायक एक पराजित व्यक्ति से पूछ रहा है कि वह संप्रदाय के किस पीढ़ी का नेता है। गले पर तलवार रखते हुए वह कहता है कि वह तलवार सम्राट है, 8वीं पीढ़ी। ऐसा लगता है कि हमारे नायक ने पहले ही 6ठी और 7वीं पीढ़ी के संप्रदाय को हरा दिया है। नायक को यह अच्छा लगता है कि वे हमेशा समय समय पर उसे फिर से चुनौती देने के लिए वापस आते हैं और एक वार के साथ नायक प्रतिद्वंद्वी को समाप्त कर देता है। अनुयायियों में से एक अपने नेता का बदला लेने के लिए हमला करता है, लेकिन नायक सोचता है कि जो कोई भी खुद को एक दानवीय संप्रदाय का कहता है उसे ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए। बिना एहसास किए लड़के का चेहरा पकड़ लिया जाता है। हीरो मानता है कि लड़का काफी बहादुर है। किसी कारणवश लड़के का शरीर हिल नहीं रहा है। फिर एक ऊर्जा की बाधा बनती है। नायक की शक्ति भयंकर है। इस प्रदर्शन के बाद नायक लड़के से कहता है कि जब वह और मजबूत हो जाए तो उसे फिर से चुनौती देने आए। वह चाहता है कि उनकी अगली मुलाकात मजेदार हो। अब वह संप्रदाय का अगला नेता है। दुर्भाग्यवश इस बार जिस गुरु से उसने लड़ाई की वह कुछ खास नहीं था। नायक नहीं जानता कि मजा करने के लिए क्या करे। चीजें इतनी उबाऊ हैं कि वह मार्शल आर्ट्स मास्टर्स का एक समूह बनाने के बारे में सोच रहा है। हमारा नायक अपनी आंखें खोलता है और आकाश की ओर देखता है। उसे यह वास्तविकता जीते हुए 140 वर्ष हो चुके हैं। शुरुआत में वह केवल घर वापस जाना चाहता था, लेकिन अब उसे अपने परिवार के चेहरे भी याद नहीं है। उसके लिए स्वर्ग कभी अस्तित्व में नहीं था, क्योंकि यह नर्क जैसी जिंदगी उसकी वास्तविकता रही है। नायक की सहनशीलता की सीमा पहले ही समाप्त हो चुकी है। उसी समय एक संदेश प्रकट होता है। जाहिर है नायक अधिकतम स्तर तक पहुंचने में सफल हो गया। इसके साथ ही दिव्यता आरोहण प्रतिबंध हटा दिया गया। संदेश कहता है कि वह पृथ्वी पर लौट रहा है। इतने लंबे समय के बाद यह आखिरकार हो रहा है। नायक को यह मजाकिया लगता है कि अब जब उसने सब कुछ छोड़ दिया है तो उन्हें दया आई। शायद वास्तव में ये प्राणी सिर्फ नायक के साथ खेल रहे हैं। अब नायक एक देवता की शक्ति तक पहुंच रहा है। समस्या ये है कि इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे नायक के पास अभी भी सांसारिक इच्छाएं हैं। हमारा नायक सोचता है कि क्या वह हमेशा जीवन में भावनाओं से भरा रहा है। इतना समय बीत चुका है कि शायद उसका परिवार अब अस्तित्व में नहीं है, इसलिए अब उसे लौटने की इच्छा नहीं है। एकमात्र चीज जो उसे प्रेरित करती थी वह थी बदले की भावना। संदेश पूछता है कि क्या वह अपनी दुनिया में लौटना चाहता है। हमारा नायक उस व्यक्ति से बदला लेना चाहता है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की। नफरत इतनी तीव्र है कि वह अपने चारों ओर के जंगल को उड़ा देता है। चाहे वह कोई भी हो, कहीं भी हो, उस व्यक्ति का अंत निश्चित है, क्योंकि वह इस बात का पक्का यकीन कर सकता है। एक तेज रोशनी पूरे क्षेत्र को घेर लेती है। 140 साल बाद वह घर वापस जा रहा है। वर्ष 2011, पृथ्वी चाशी ह्यून घटना से पहले। एक चमकदार महिला कहती है कि जब बुरे सपने आते हैं वे दिन करीब हैं। उसी समय जंगल के बीच में एक द्वार खुलता है। ये महिला कहती है कि मानवता को विकसित होना चाहिए। दूसरी तरफ हजारों लाल आंखें आने का इंतजार कर रही हैं। महिला कहती है कि लोगों को अपनी आशीर्वाद बर्बाद नहीं करनी चाहिए। कोई और कहता है कि चाशी ह्यून के आने का समय हो गया था। कोकोरिया, वर्ष 2025, रेड वुल्फ डंगोनन। भेड़ियों का एक झुंड एक युवा व्यक्ति का पीछा करता है और भेड़िया भयानक है। आर्चर तकनीक, शक्तिशाली तीर, जादू की शक्तिशाली बारिश ने युवा व्यक्ति की जान बचाई। जिसने उसे बचाया वह नेता था चा उनसिल। वह आभारी है कि वह समय पर पहुंच गई, लेकिन अब उन्हें पीछे हटना होगा। हालांकि जब वह विचलित होता है, एक भेड़िया उसे पीछे से हमला करता है। यहाँ तक कि नेता भी इसे नहीं रोक सका। दुर्भाग्यवश वह अकेला नहीं है। उसके समूह के सभी सदस्य प्राणियों द्वारा खाए जा रहे हैं। चा जानती है कि वह एक गंभीर स्थिति में है, क्योंकि भेड़िए अंतहीन लगते हैं। उसकी मना भी खत्म हो रही है। अगर यह जारी रहा तो कोई भी इस जगह से जीवित नहीं बच पाएगा। अफरा तफरी के बीच वह अपने एक आदमी को भागते हुए देखती है। चा अभी भी उसे पुकारने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भेड़ियों से भी निपटना है और यहाँ तक कि वह भी स्थिति पर नियंत्रण खो रही है। सीओ जंगल के बीच बेतहाशा दौड़ता है। उसके लिए इस समूह में शामिल होना एक बुरा विचार था, इसलिए बेहतर होगा कि वह अभी भाग जाए। और तभी उसके सामने एक पोर्टल खुलता है।
इसके अलावा एक तीर उसके ठीक सामने आकर गिरता है। सीओ को उम्मीद नहीं थी कि उसका पीछा इतनी दूर तक किया जाएगा। चा यून सूल उसे भागने नहीं देना चाहती। बातों से बचने की कोशिश करते हुए सीओ कहता है कि वह अपने नेता को जीवित देखकर खुश है। तुरंत लड़की उसे शर्ट से पकड़ लेती है। वह चिल्लाती है कि उसने उसे खतरों के बारे में चेतावनी दी थी। अब पूरी टीम मर चुकी है, लेकिन सीओ को सिर्फ इस बात की परवाह है कि वह अभी भी जीवित है। चा कम से कम लड़के का असली चेहरा देखकर खुश है। वह उससे बात करना छोड़ देती है और उसे जाने के लिए कहती है, क्योंकि चा को संदेह है कि इस बार सीओ के पिता उसकी मदद कर पाएंगे। उसी क्षण उसकी आंखें नफरत से भर जाती हैं और तभी वह अपने नेता को पुकारता है। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर सके, सीओ पीछे से हमला करता है। लड़के की लाल शक्ति उसके हाथ के चारों ओर घूमती है और उसके सीने पर वार करती है, उसे दूर फेंक देती है। वह तभी रुकती है जब वह एक पेड़ से टकराती है। सीओ उसके बाल पकड़ लेता है, ये मानते हुए कि लड़की बेकार है। उसे लगता है कि लड़की उसके स्वाद के लिए बहुत घमंडी थी। चूंकि वह प्रसिद्ध होना चाहती है, वह उसकी मदद करेगा। सीओ उस कहानी को बताता है जो वह साझा करने की योजना बना रहा है, कि चा की वजह से मिशन पर सभी का सफाया हो गया। वह फिर से वही जादू सक्रिय करता है। अब सीओ उसकी जान लेने वाला है। उसी क्षण आकाश में एक तूफान बनता है और बिजली लड़के के ठीक पीछे गिरती है। जैसे ही धुआं साफ होता है, उसकी जगह एक आकृति दिखाई देती है। चा शी ह्यून युद्ध के मैदान में प्रकट होता है। आखिरकार वह पृथ्वी पर लौट आया है। नायक इस बात पर हंसता है कि अधिकतम स्तर तक पहुंचने का इनाम पृथ्वी पर लौटना है, इसलिए वह बदला लेने की कसम खाता है और यह एक वादा है। उसी क्षण नायक एक आवाज सुनता है जो उसका मजाक उड़ा रही है। सीओ सोचता है कि नायक अपने आप में बहुत ज्यादा है। वो जानना चाहता है कि हमारा नायक कहां से है और वह किससे जुड़ा हुआ है। चा शी ह्यून बस चला जाता है। सीओ को विश्वास नहीं हो रहा है कि उसे खुलेआम नजरअंदाज किया जा रहा है। नायक देखता है कि वह लड़ रही थी और अब गंभीर रूप से घायल है और उसे नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे सीओ और भी गुस्से में है। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि उसने लड़के को चा के साथ देखा और अब वह उसे जाने नहीं दे सकता। हालांकि वह नहीं जानता कि यह व्यक्ति कौन है, उसे उससे छुटकारा पाना है। चा शी ह्यून देखता है कि लड़की ने एक हार पहना है जो उसका ध्यान खींचता है। जबकि नायक लड़की को देख रहा है, सीओ उसे कुछ न कहने की चेतावनी देता है, लेकिन वह जवाब का इंतजार भी नहीं करता और हमला कर देता है। फिर भी एक ऊर्जा की लहर उसे पीछे धकेल देती है। नायक की शक्ति जबरदस्त है और उसी क्षण सीओ को एहसास होता है कि वह किस खतरे में है। चा शी ह्यून कहते हैं कि उन्होंने पहले ही समझ लिया था कि क्या हुआ था। उससे भी अधिक उन्हें याद है कि लड़के ने उनका नाम पूछा था, इसलिए वह खुद को सुप्रीम तलवार के सम्राट के रूप में पेश करता है, जिसका नाम चा शी ह्यून है। बिना एहसास किए नायक पहले से ही उसके ऊपर था। नायक कहता है कि उसने जो कुछ भी कहा उसका सीओ के लिए कोई मतलब नहीं होगा। एक ऊर्जा की किरण निकलती है और लड़के को भस्म कर देती है। ऊर्जा जंगल में गहराई तक एक रास्ता बनाती है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है। बेचारे लड़के का ज्यादा कुछ नहीं बचा है। फिर नायक उसकी ओर पीठ कर लेता है। अब उसे केवल जमीन पर पड़ी लड़की की परवाह है। वह बड़ा भाई है। जब चा यून सूल बच्ची थी, उसके माता पिता ने उसे डांटा ताकि वो अपना गुस्सा बंद कर दे। वो पहले से ही बड़ी हो रही है, उसकी माँ ने कहा। उसके भाई ने कहा कि उसे वास्तव में मनोरंजन पार्क बहुत पसंद थे, लेकिन अगर वे वहां और अधिक समय तक रहे तो दोनों अपनी माँ की जिंदगी और कठिन बना देंगे। असली कारण यह था कि वह वहां से जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसका भाई नहीं आ रहा था। वह पढ़ाई के लिए रुक जाएगा। फिर उसने स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ फेरा। चा यून सूल के बड़े भाई ने वादा किया कि विश्वविद्यालय में रहते हुए भी वह हमेशा उससे मिलने आएगा। जब भी वे साथ होते, वह उसे मनोरंजन पार्क ले जाता। इस वादे से वह खुश हो गई। वाहन में वापस उसने गोद में उठाने के लिए कहा और उसने उसकी यह इच्छा पूरी की, ये जानते हुए कि एक दिन वह इतनी छोटी नहीं रहेगी। दुर्घटना के स्थल पर चा यून सूल ने पूरे समय खुद को दोषी ठहराया, सोचते हुए कि अगर वह इतनी जिद्दी नहीं होती तो ये सब नहीं होता। अगर वह नहीं होती तो उनके माता पिता अभी भी जीवित होते। छोटी चा ने अपने भाई को खोजा, लेकिन वह बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। वर्तमान में उसका हाथ ठीक हो रहा है। अचानक वह जाग जाती है। नायक कहता है कि वह ठीक हो जाएगी, लेकिन पूरी तरह से ठीक होने में समय लगेगा। चा पूछती है कि वह आदमी कौन है और वह जवाब देता है कि उसने सोचा था कि वह उसे पहचान नहीं पाएगी। वह कहता है कि अब वह उसे नहीं उठा सकता, लेकिन कारण यह है कि अब वह बड़ी हो गई है। उसकी प्रतिक्रिया यह सोचने की होती है कि यह असंभव है। एक पल के लिए चा यून सूल को अपने बड़े भाई की झलक मिलती है। उसे याद आता है कि उसने उसे बहादुर बनने के लिए कहा था, भले ही वह दूर हो। उसकी पहली प्रतिक्रिया गुस्सा होती है, फिर भावनाओं का मिश्रण आता है और वह केवल यही कह पाती है कि वह इन सभी वर्षों में कहां था। चा शी ह्यून उसे सांत्वना देने के लिए गले लगाते हैं, लेकिन जैसे ही उसे अपनी स्थिति याद आती है, लड़की उसे धक्का देकर सीओ को खोजने लगती है। फिर उसका भाई उसे उस आदमी का बचा हुआ हिस्सा दिखाता है जो उस पर हमला कर रहा था। चा यून सूल सदमे में है। लड़की पूछती है कि यह किसने किया और वह जिम्मेदारी लेता है। उस समय चा यून सूल अपने भाई को पकड़ती है और कहती है कि उन्हें भागना होगा। बाद में अपार्टमेंट में चा शी ह्यून कहते हैं कि उन्होंने इस जगह को देखे हुए दशकों हो गए हैं और सब कुछ अभी भी वही है। उनकी बहन कहती है कि डायरेक्टर सीओ कांगजिंग उनके पीछे आएंगे। यह आदमी जो उसे हमला करने वाले लड़के का पिता होने के अलावा ऑनरोरा गिल्ड का डायरेक्टर है और एक पूर्व गैंग सदस्य है जो बहुत खतरनाक माना जाता है। वह कोरिया के 11 उच्च श्रेणी के शिकारी में से एक है। चा यून सूल को मिशन के बारे में जो हुआ उसे बहुत पहले रिपोर्ट कर देना चाहिए था, इसलिए सीओ कांगजिंग को अब तक अपने बेटे के बारे में किसी और तरीके से पता चल गया होगा और वह नंबर 1 संदिग्ध होगी, क्योंकि वह मिशन की एकमात्र जीवित बची थी। चा शी ह्यून पूछता है कि क्या उसकी बहन इसी बात को लेकर चिंतित थी। अगर ऐसा है तो वह इस सीओ कांगजिंग आदमी को भी हटा देगा, लेकिन लड़की उसे बकवास बंद करने के लिए डांटती है। वह आदमी स्तर 50 से ऊपर है और वह संयोग से कार्यकारी नहीं बना। इसके अलावा वह पहले से ही पागल हो रही है, क्योंकि उसका भाई जो 14 साल पहले गायब हो गया था अचानक लौट आया है और बहुत सारी बकवास बातें कर रहा है। वो कहती है कि जब उनके माता पिता चले गए और उसका भाई गायब हो गया तो उसके लिए चीजें वास्तव में कठिन थी। एक बार फिर वह जानना चाहती है कि वह इस पूरे समय कहाँ था। पहली बार चा शी ह्यून को अपने माता पिता के साथ क्या हुआ था इसकी पुष्टि मिलती है। फिर वह टिप्पणी करता है कि उसकी बहन को उसके बोलने का तरीका अजीब लगता है। नायक कहता है
कहता है कि इस पूरे समय वह मोरिम नामक स्थान में रहता था, लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ कहे वह सब कुछ समझना चाहता है। वह जानना चाहता है कि शिकारी क्या है, गिल्ड क्या है और क्या इस दुनिया में भी इस तरह की अवधारणा है। चायून सूल उसे आराम से लेने के लिए कहती है क्योंकि यह बहुत सारी जानकारी है, लेकिन वह इस विषय को बाद के लिए छोड़ना पसंद करती है। उसे अभी कुछ करना है। तीरंदाज औरोरा गिल्ड की ओर जा रहा है, इसलिए उसे उसका इंतजार करना चाहिए। चाशी ह्यून अपने कमरे में जाता है और प्रभावित होता है कि कुछ भी नहीं बदला है। नायक यह भी सोचता है कि उसकी बहन मजबूत हो गई है। अब उसे वह कूल बड़ा भाई बनना है जो वह इन वर्षों में नहीं बन सका। शुरू करने के लिए वह तथाकथित सियोकांग जिनके पीछे जा रहा है। उसी समय अपार्टमेंट के प्रवेश द्वार से एक तेज आवाज आती है। वहाँ 3 आदमी काले कपड़ों में हैं। उनमें से एक ने अंदर घुसने के लिए एक जादू का उपयोग किया। तीनों दरवाजे पर खड़े हैं, लड़ाई के लिए तैयार। उनमें से एक जानना चाहता है कि लड़की कहाँ है। चाशी ह्यून को इसकी उम्मीद नहीं थी। स्वयं सियोकांग जिन उसके पीछे आया। चायून सूल सीधे ऑनरोरा गिल्ड कार्यालय की ओर गई, लेकिन उसे चिंता है कि जैसे ही वह इमारत में कदम रखेगी उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वह यह भी सोचती है कि क्या कोई है जिससे वह मदद मांग सकती है। उसी समय संगठन की उपनेता लीजी हिये पूछती हैं कि क्या वह ठीक है। उसे लगा कि लड़की गिल्ड लीडर के बेटे के साथ मिशन पर थी। वह जानना चाहती है कि क्या कुछ हुआ। चायून सूल को लीजी हिये से मिलने की उम्मीद नहीं थी। आखिरकार ये महिला दक्षिण कोरिया की सबसे मजबूत महिलाओं में से एक है, वास्तव में वफादार और निष्पक्ष, लेकिन हमेशा एक रहस्य कि वह क्या सोच रही है। शायद ये उसका एकमात्र मौका है। अपार्टमेंट में घुसपैठ के दौरान चाशी ह्यून को यह सब बेहद साहसी लगता है। वह घुसपैठियों को डांटते हैं, कहते हैं कि किसी को किसी और का दरवाजा नहीं तोड़ना चाहिए। योद्धाओं में से एक उत्तेजित हो जाता है, लेकिन नेता उसे शांत रहने के लिए कहता है। सेओ जानना चाहता है कि चा यून सूल कहाँ है। उसे नायक की परवाह नहीं है। नायक कहता है कि वह उस व्यक्ति को ढूंढ रहा है जिसने उसके बेटे को मारा, तो नायक बताता है कि वह वही था। तुरंत आदमी अपना नियंत्रण खो देता है, लेकिन चाशी ह्यून के लिए यही सही है। सीओ देखना चाहता है कि क्या वह वास्तव में इतना ताकतवर है। दोनों पूरी ताकत से भिड़ जाते हैं। उसी समय ली इस चाशी ह्यून से मिलने के लिए बहुत उत्सुक है। सीओ हमला करता है, लेकिन नायक वार को चकमा देता है। वह विश्लेषण करता है कि उसके प्रतिद्वंद्वी की तलवार में बहुत ऊर्जा है। लगता है कि यह उन शिकारी में से एक है जिनका उसकी बहन ने उल्लेख किया था। सोचते हुए वह लड़का भी इसी तरह की एक अजीब कौशल का उपयोग कर रहा था। शायद कुछ प्रयोग करना फायदेमंद हो सकता है। उसका प्रतिद्वंद्वी फिर से वार करने की तैयारी करता है। सेओ कांग जिन कई वारों के साथ आता है। आखिरी सेकंड तक नायक जरा भी नहीं हिलता। जब तलवार उसे लगती है तो एक अवरोधक वार को रोकता हुआ प्रतीत होता है। जाहिर है नायक ने पहले ही सब कुछ समझ लिया है। चाशी ह्यून मानता है कि उसका प्रतिद्वंद्वी एक सर्वोच्च गुरु के स्तर पर है जो वास्तव में प्रभावशाली है। हमारे नायक ने सिर्फ एक हाथ से हमले को रोक दिया, जैसे कि यह कुछ भी नहीं था। नायक पूछता है कि क्या उसके जैसे लगभग 1000 और लोग हैं। अवसर का लाभ उठाते हुए अधीनस्थ अपने निदेशक की सहायता के लिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रकाश की किरण उनके एक ढाल पर लगती है। चाशी ह्यून गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे बाधित किया गया। तभी वह एक आग की चमक देखता है। जादूगर उस पर एक आग का गोला छोड़ता है। ये देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि उन्होंने लड़ाई जीत ली है। मौका पाकर योद्धाओं में से एक अपनी तलवार निकालता है। फिर चाशी ह्यून आसानी से उसकी तलवार पकड़ लेता है और उसके लिए चीजें मजेदार होने लगी हैं। एक पल के लिए योद्धा शक्ति के एक गहरे सागर में देखता है। नायक ने उसे केवल अपनी ऊर्जा से दूर धकेल दिया। वह समझ नहीं पा रहा है कि कोई इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। ये उसे सोचने पर मजबूर करता है कि ये व्यक्ति वास्तव में कौन है। उसकी बहन के अनुसार वो केवल 14 साल से गायब है और जिन लोगों से वह लड़ रहा है वे मार्शल मास्टर स्तर के हैं, जिसका मतलब है कि वे अत्यधिक प्रतिभाशाली हैं। मानवता ने केवल 14 वर्षों में मुरिम के स्तर तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की है और उनके पास कई सर्वोच्च मास्टर भी हैं। ये काफी प्रभावशाली है, लेकिन वे अभी भी 10 महान मार्शल मास्टर्स जितने मजबूत नहीं है। चाशी ह्यून को याद है जब वह उनके सामने खड़ा था। नायक कहता है कि जांग वो रैंकिंग में उसे शामिल नहीं किया गया था, इसी कारण उसने शुरू से शुरुआत करने का निर्णय लिया। अंत में वही अकेला खड़ा था। इस बीच नायक की बहन सड़क पर है। उसके लिए एक साथ इतनी सारी चीजें हो रही हैं कि वह पागल हो रही है। अब उपनेता अचानक उसके भाई से मिलना चाहता है और वह नहीं समझ पा रही है कि यह अच्छा है या बुरा। उसे याद है कि ली ने कहा था कि अगर उसने उन्हें फिर से मिलाने में मदद की तो उपनेता व्यक्तिगत रूप से पूरे घोटाले को छुपा देगा जो सामने आ रहा है। यह निश्चित रूप से एक प्रस्ताव नहीं था जिसे वह ठुकरा सकती थी। इस बीच ली सोच रही है कि वह चाहती नहीं कि चाशी ह्यून उसकी दुश्मन बने। बाद में वह चा यून सूल से पुष्टि करने की कोशिश करती है कि उसका भाई कई साल पहले गायब हो गया था। वह कहती है ठीक 14 साल पहले। ली गणना करती है और महसूस करती है कि यह 140 साल बनता है। वह कल्पना भी नहीं कर सकती कि वह कितना मजबूत होगा। फिर वह जानना चाहती है कि वह किस तरह का व्यक्ति है और चा यून सूल कहती है कि उसका भाई शिष्ट और दयालु है और पढ़ाई में बहुत अच्छा है। लड़के को एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में पूरी छात्रवृत्ति पर प्रवेश भी मिला। इससे भी अधिक वह ऐसा व्यक्ति है जो कभी हार नहीं मानता। अगर वह कुछ शुरू करता है तो उसे अंत तक पूरा करना होता है। चाशी ह्यून उस आखिरी व्यक्ति की ओर इशारा करती है जिसने उस पर हमला किया। उसे अपनी शक्ति दिलचस्प लगी, इसलिए वह इसे फिर से देखना चाहता है। उसी क्षण वह किसी को घूंसा मारता है जो पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश करता है। जादूगर जो एक मंत्र तैयार कर रहा था ये देखकर डर जाता है। वह गोली चलाता है, लेकिन चाशी ह्यून की ढाल उसे आसानी से रोक लेती है। अब उसकी बारी है कुछ चालें चलने की। नायक विशाल बर्फ के जीवों को बुलाता है। एक सेकंड में जादूगर जम जाता है। ढाल वाला व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए भागने का फैसला करता है, लेकिन उसका भागना एक जादुई बाधा से रुक जाता है। उसे यह भी पता नहीं चलता जब एक बिजली का झटका उसके माथे पर लगता है। उनका नेता सोचता है कि ढाल वाले ने सीढ़ियों को इतनी लापरवाही से उजागर कर दिया। यह हास्यास्पद है। अब केवल एक ही बचा है। इसके अलावा नायक को लगता है कि कोई भी गुंडा अंत तक वफादार नहीं होता। सेओ सोचता है कि उसका प्रतिद्वंद्वी एक जादूगर है, लेकिन कोई जादू उसकी हमलों को रोक नहीं सकता। और साथ ही उसने पहले ध्यान नहीं दिया था, लेकिन लड़ाई के बावजूद अपार्टमेंट सही सलामत है। शायद ये एक अवरोध द्वारा सुरक्षित है। सीओ पूछता है कि क्या हीरो को पता था कि वे आ रहे थे और गॉड
पहले से तैयार। चा शी ह्यून कहते हैं कि उन्होंने अपार्टमेंट की रक्षा के लिए मन की तलवार का उपयोग किया क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि वे इसे नष्ट करें, लेकिन वह जानते हैं कि यह समझाना कठिन है कि इसका क्या मतलब है। फिर भी जैसे ही वे उनके घर में दाखिल हुए, वे पहले से ही उनके क्षेत्र में थे, लेकिन सोल कसम खाता है कि वह अकेला नहीं गिरेगा। उसकी बरसक क्षमता सक्रिय हो जाती है, वह ऊर्जा का विस्फोट करता है। चा शी ह्यून प्रभावित है कि उसने अपनी शक्तियों को इतना बढ़ा लिया। खुद को बलिदान करने की उम्मीद में सोल उसे अनदेखा करता है और आगे बढ़ता है। वह प्रहारों की बौछार करता है। ऐसा लगता है कि उसने अपने दिमाग पर पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया है। हमारे नायक की ओर एक तलवार उड़ती है। चा शी ह्यून कहता है कि वह सोल को कुछ सम्मान सिखाने जा रहा है और सिर्फ एक बार में वह उसे मारता है। एक ही झटके में उसे 2 टुकड़ों में काट देता है। नायक उससे कहता है कि उसे सम्मानित महसूस करना चाहिए क्योंकि उसने सुप्रीम तलवार के सम्राट से एक वार लिया। ली और उसकी बहन आखिरकार अपार्टमेंट पहुंचते हैं और वे नायक को घर की सफाई करते हुए पकड़ लेते हैं, लेकिन वह कहता है कि वह बस वार्म अप कर रहा था, भले ही उसने मुरिम में गड़बड़ कर दी हो। चा यून सुल कहती हैं कि वह अभी अभी वापस आए हैं और पहले से ही परेशानी खड़ी कर रहे हैं, लेकिन उनके भाई कहते हैं कि उन्हें मुरिम जाना चाहिए और मजबूत बनना चाहिए। नायक फिर उपनेता को नोटिस करता है। उसे महसूस होता है कि उसकी ऊर्जा स्वर्गीय साधना मार्शल आर्ट्स के साथ गूंजती है। ली हैरान है कि नायक ध्वनि संचरण का भी उपयोग कर सकता है। अब तक वह सोचती थी कि वह अकेली है, जब तक कि वह दूसरी दुनिया में नहीं गई। अगले दिन चा यून सुल अपने कमरे में सो रही है। अचानक वह जाग जाती है। बिना 2 बार सोचे वह दौड़ पड़ती है। डर के मारे चा यून सुल अपने भाई को बुलाती है। तभी वह उसकी आवाज सुनती है। चा शी ह्यून मजाक में पूछता है कि क्या उसने सोचा कि वह फिर से गायब हो गया है। ये सपना नहीं था। ये जानकर राहत महसूस करते हुए वह पूछती है कि वह इतनी जल्दी क्यों उठ गया, लेकिन वह उसे 1 सेकंड रुकने के लिए कहता है और अपना फोन चेक करता है और ऐसा लगता है कि कुछ ने उसका ध्यान खींच लिया है। नायक के लौटने के बाद 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन सब कुछ अभी भी एक सपने जैसा लगता है। वाइस लीडर ली जेही ने केवल इतना कहा कि वे फिर से मिलेंगे। उसके बाद कुछ लोग आए और अपार्टमेंट की सफाई की। उसी दिन एक समाचार रिपोर्ट आई जिसमें सेओ जोंग ह्योन की दुखद नियति और उनके पिता सेओ कांगजिन की सेवानिवृत्ति की घोषणा का विवरण था। ली जेही ने अपना वादा निभाया। चूंकि चा यून सूल आखिरी मिशन की एकमात्र जीवित बची थी, गिल्ड कुछ समय के लिए उस पर नजर रखेगा और अब उपनेता ने उसके भाई को बुलाया है, जिससे यह सवाल उठता है कि वह क्या योजना बना रही है। वह केवल यही आशा कर सकती है कि उसका भाई सुरक्षित रहे। ली जेही एक कैफे में अकेली बैठी है। चा शी ह्यून को यह मजाकिया लगता है कि वह किसी चीज की चिंता नहीं करती। आखिरकार वह हमेशा बॉडीगार्ड्स से घिरी रहती है। पहले वह कहती है कि वह जल्दी आ गया और फिर स्पष्ट करती है वे बॉडीगार्ड्स नहीं हैं, सिर्फ एक गार्ड है। जब चा शी ह्यून चाय की एक घूंट लेता है तो वह स्वाद पहचान लेता है। ली कहती है कि वह सिर्फ उस चाय के लिए होनान शहर जाया करती थी। बेशक जब वह मुरिम में ऐसा करती थी। नायक सराहना करता है कि वह सीधे मुद्दे पर आ गई। वो समझाती है कि 3 लोग दूसरे दुनिया में गए थे। उनके अलावा ट्वाइलाइट गिल्ड के नेता पार्क ताए हून भी हैं, जिनके साथ उनके गिल्ड की गहरी प्रतिद्वंद्विता है। ली ने उनके नेता से बात करने के बाद कुछ बातें खोजी, जैसे कि 2011 में वह एक गुफा में जागे थे और उनके पास एक किताब थी जिसका शीर्षक था सेलेस्टियल कल्टीवेशन मार्शल आर्ट्स। जब वह गुफा से बाहर निकला तो उसने खुद को मुरिम की दुनिया में पाया। ये बिल्कुल वही अनुभव था जो नायक को हुआ था। उसे वही संदेश मिला। अगर वह अपने विश्व में वापस जाना चाहता था तो लड़के को उस पूरे विश्व से होकर गुजरना था। चा शी ह्यून ठीक उसी समय वापस आया जब हंटर और रेड युग शुरू हुआ और यह शायद उनके उस दूसरे ब्रह्मांड की यात्रा से जुड़ा हुआ है। ली पूछता है कि उसे काल कोठरी के बारे में क्या पता है। वह कहता है कि 14 साल पहले जब एक देवी प्रकट हुई तो उसके साथ छापे, राक्षस और आरपीजी की तरह वर्ग प्रणाली आई। नायक जानना चाहता है कि वह और पार्क इस दुनिया में कैसे लौटे और ली जवाब देता है कि वे मर गए। तुरंत वह ऊर्जा के बदलाव को महसूस करती है। हमारा नायक याद करता है कि उन्होंने उससे उस दुनिया के अंत का गवाह बनने के लिए कहा था। चा शी ह्यून गहराई से परेशान है। वह सोचता है कि क्या देवी जानती है कि उसे मुरिम किसने भेजा। जैसे अधिकतम स्तर तक पहुंचने से उसे पृथ्वी पर लौटने का अवसर मिला, वैसे ही शिकारी के रूप में वही करने पर एक समान इनाम होना चाहिए। शायद इसी तरह उसे वह उत्तर मिलेंगे जो वह खोज रहा है। ली इस बारे में थोड़ा चिंतित हो जाता है कि क्या हो रहा है। हमारा नायक जानना चाहता है कि वह उसके पास क्यों आ रही है। वह फिर पूछती है कि क्या वे टहल सकते हैं। ली बताती है कि उनकी गिल्ड पार्क के साथ संघर्ष के कगार पर थी, लेकिन अब उन्होंने अपने नेता को खो दिया है और चूंकि नायक इसके लिए जिम्मेदार था, वह चाहती है कि वह जिम्मेदारी ले। उपनेता चाहती है कि चा शी ह्यून उनकी गिल्ड में एक प्रबंधकीय पद पर शामिल हो। बदले में वह इस प्रसिद्धि और धन का वादा करती है। हमारा नायक कहता है कि चूंकि वह उसकी बहन की वरिष्ठ है, वो इस प्रस्ताव को नजरअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो मना कर देगा। जब पूछा गया कि क्यों, तो वह कहता है कि वह अकेले काम करना पसंद करता है। और एक और बात है, चा शी ह्यून किसी ऐसे व्यक्ति के अधीन नहीं होना चाहता जो उससे कमजोर हो। ली उसके कहे पर विचार करता है और प्रस्ताव करता है कि वे यह तय करने के लिए एक परीक्षा लें कि कौन अधिक मजबूत है। नायक कहता है कि उसने मुरिम में लगभग 140 साल बिताए। उपनेता जवाब देता है कि उम्र और कौशल सीधे अनुपात में नहीं होते। चा शी ह्यून सहमत हैं, क्योंकि भले ही कोई वहां 300 साल बिता दे, वे फिर भी उनके जितने मजबूत नहीं होंगे। ली कहती हैं कि वह खुद देखना चाहती हैं। एक ऊर्जा की लहर उनसे निकलकर नायक तक पहुंचती है। जादू से बनी एक आंख का आकार ले लेती है शक्ति। इस क्षमता को डांस ऑफ शैडोज कहा जाता है। उसकी सभी इंद्रियां प्रभावित होती हैं और उसके चारों ओर सब कुछ अंधेरा होने लगता है। इस तकनीक को बड़े पैमाने पर उत्पन्न करना स्पष्ट रूप से विशाल ऊर्जा की मांग करता है। ये ली की अनोखी शक्ति है। ऐसा लगता है कि उसने एक मिनी आयाम बना लिया है। बाहर से ऐसा लगता है जैसे कुछ नहीं बदला है, सिवाय इसके कि वे गायब हो गए हैं। मुरिम में लोग उसे स्कारलेट चेरी ब्लॉसम कहते थे और उसने कभी भी एक भी हत्या मिशन में असफलता नहीं पाई। चा शी ह्यून को पहले से ही संदेह था कि वो कोई है जो
अंत तक लड़ाई की। अब केवल दो विकल्प हैं, यह अस्तित्व की लड़ाई है। भले ही वह उसे धमकाती है, नायक मानता है कि इस क्षमता का उद्देश्य प्रतिद्वंद्वी को फंसाना नहीं है और उसी क्षण उसके गले पर पहले से ही एक तलवार है। ली कहता है कि वह सही है। चा शी ह्यून चाकू से बचता है। ली तलवार का कोण बदलता है। केवल अपने हाथ की हथेली से नायक हर वार को रोकता है। उस गति के बावजूद वह उसकी रक्षा को पार नहीं कर पाती। फिर वह हमलों की एक और बौछार के लिए तैयार होती है। अगले हमले के साथ नायक पीछे की ओर छलांग लगाता है। अब दूरी पर वह टिप्पणी करता है कि उसके पास एक अनोखी लड़ाई शैली है, मुरिम के सबसे महान हत्यारे डार्क किंग की मार्शल शैली। वह हैरान है कि उसने सिर्फ एक नजर में यह समझ लिया। चा शी ह्यून कहता है कि उसने एक बार किसी से लड़ाई की थी जिसने इसका इस्तेमाल किया था, लेकिन उस समय वह व्यक्ति अनुभवहीन था क्योंकि उसने गलती से उसे 1 सेकंड में हरा दिया था। नायक एक प्रस्ताव देता है, अगर वह उसे 3 शैलियों तक का उपयोग करके हरा सकती है तो वह गिल्ड में शामिल हो जाएगा, लेकिन वह आखिरी वार पहले के रूप में गिना जाएगा। ली चुनौती स्वीकार करता है। चा शी ह्यून को यह दिलचस्प लगता है कि वह उसकी इंद्रियों से पूरी तरह गायब हो गई। ऐसा है जैसे वह अदृश्य हो गई हो। 3 ऊर्जा के विस्फोट उसकी ओर उड़ते हैं। उसे यह गति दिलचस्प लगती है। नायक बचने की कोशिश करता है। जैसे ही वे भागता है, जादू उसका पीछा करता रहता है। चा शी ह्यून अब अपनी तकनीक तैयार करता है। वह अपनी ऊर्जा से हमले को मोड़ देता है। नायक बिना खरोंच के बाहर आता है, लेकिन फिर भी वह उसकी शक्ति को स्वीकार करता है। ये शानदार है। अगले ही पल वह फिर से उस पर हमला करती है। वह दूसरा शैली था। ली फिर दूरी बनाता है। उपनेता स्वीकार करती है कि उसने नायक के बारे में सुना है। वह जानती है कि वह सभी मास्टर्स में सबसे मजबूत था, इसलिए चा शी ह्यून को सबसे मजबूत होना चाहिए। जमीन से ऊर्जा के दांव उठते हैं। फिर ली कुछ घोषणा करती है। अगर वह उसे हरा देती है तो वह दुनिया की सबसे ताकतवर होगी। नायक को यह चुनौती दिलचस्प लगती है। इस शक्ति प्रदर्शन से वह क्षण भर के लिए निशब्द हो जाता है। यह उसका अंतिम हमला है, शैडो डैगर की तकनीक। ली इसमें अपनी पूरी ताकत लगा देती है। छायाएं हर दिशा से घेर लेती हैं। बचाव के लिए वह माइंड की तलवार का उपयोग करता है, जिससे एक विशाल विस्फोट होता है। प्रकाश और छाया एक दूसरे को मात देने के लिए लड़ते हैं। ऊर्जा ली को प्रभावित करती है। एक विशाल चट्टान उसकी ओर उड़ती है, लेकिन उसका शरीर नहीं हिलता, जैसे कुछ उसे रोक रहा हो। आखिरी क्षण में नायक उसे बचा लेता है। वह तीसरी शैली थी। यह खत्म हो गया। चा शी ह्यून पूछता है कि क्या वह जारी रखना चाहती है। कांपते हुए वह हार मान लेती है। उसके बाद आकाश सामान्य हो जाता है। वह अब और नहीं लड़ेगी, लेकिन बदले में वह एक बात जानना चाहती है। ली जानना चाहती है कि उसने क्या किया, क्योंकि एक पल के लिए उसे लगा जैसे वह कुछ ऐसा लड़ रही थी जिसे वह कभी जीत नहीं सकती। चा शी ह्यून कहता है कि उस स्थान का उपयोग करने में उसका आत्मविश्वास सही है। उस क्षेत्र में वह किसी भी सामान्य व्यक्ति से अधिक मजबूत होगी। आखिरी शब्द उसे चौंका देता है। फिर वह पूछती है कि वह किस स्तर तक पहुंच सका। अंत में नायक निष्कर्ष निकालता है कि यह एक अच्छी लड़ाई थी। इसी कारण से वह ऑरोरा में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन उन्हें उसे सामग्री और जानकारी के साथ समर्थन करना होगा। फिर भी वह एक फ्रीलांसर होगा, आधिकारिक सदस्य नहीं। वे सहयोगी होंगे, यूं कहें, क्योंकि हमारा नायक किसी से आदेश नहीं लेना चाहता। ली एक शर्त पर सहमत होता है। उसे वादा करना होगा कि वह कभी भी ट्वाइलाइट गिल्ड में शामिल नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसलिए वह कसम खाता है, अपने नाम की कसम खाता है, जो सुप्रीम स्वॉर्ड का सम्राट है। ली को यह नाम थोड़ा ज्यादा चमकदार लगता है। इसके अलावा चा शी ह्यून कहता है कि वह अब और पीछा नहीं चाहता। यह अंतिम चेतावनी है। उपनेता वादा करती है कि वह उनके संबंध को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसके बाद वह अपनी शर्ट फाड़ देता है। ये उसकी माफी का संकेत है। चा शी ह्यून मानता है कि वह उसे उकसा रहा था, लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि वह एक उच्च स्तरीय शिकारी को कार्रवाई में देखना चाहता था। एक पल के लिए वह थोड़ा शर्मिंदा भी लगता है, लेकिन वह कहती है कि उसे कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि इससे उसे पूरी ताकत से लड़ने का मौका मिला। जिज्ञासावश हमारा नायक पूछता है कि उसने सभी अन्य शैलियों के ऊपर हत्या की शैली क्यों चुनी। ली जवाब देती है कि एक बार उसके मन में किसी को खत्म करने की सख्त जरूरत का विचार आया था, और इसके साथ ही विषय समाप्त हो जाता है। हमारा नायक उन संदेशों को याद करता है जो उसे अपने विश्व में लौटने के लिए क्या करना है इसके बारे में मिलते थे। चा शी ह्यून वही प्रतिशोध की भावना महसूस करता है जो वह करती है। एक कार मिट्टी की सड़क के किनारे इंतजार कर रही है। गार्ड पहले से ही चिंतित लगता है। अंततः वह अंदर बैठती है और वह पूछता है कि क्या वह ठीक है। आदमी ने देखा कि उसने डांस ऑफ शैडोज का उपयोग किया, और महिला कहती है कि वह उस तकनीक से अपने लक्ष्य को खरोंच भी नहीं पाई। जैसा कि उम्मीद थी, वह किसी भी सामान्य मानक से बहुत आगे है, इसलिए अब उसके पास बिल्कुल भी मना नहीं बचा है। और भी बुरा, उसने उस पर हमला भी नहीं किया। उसे यह भी नहीं पता कि वह कैसे बचाव कर रहा था। ली मानती है कि वह हार गई। फिर आदमी पूछता है कि क्या वह नायक को त्योहार पर भेजने की योजना बना रही है। आप नेता कहता है कि वह पार्क के खिलाफ एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने जा रहा है। उसे याद है कि एक आदमी ने उससे कहा था कि उसे उसका नेतृत्व करना चाहिए, क्योंकि वह मार्शल गॉड है। बिना चा शी ह्यून के उसे पता है कि वे बर्बाद हो जाएंगे। नायक अंततः घर पहुंचता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह सके, उसकी बहन दौड़कर उसे गले लगा लेती है। और वह पहले तो समझ नहीं पाता कि वह ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि अब वह उसे गले लगाकर दबाने की कोशिश कर रही है। अब से वह नहीं चाहती कि वह कहीं जाए या किसी खतरनाक चीज में शामिल हो। उसे डर है कि वह फिर से गायब हो जाएगा। चा शी ह्यून समझता है कि वह कैसा महसूस कर रही है, लेकिन वह बताता है कि वह शिकारी बनने के बारे में सोच रहा है, और उसकी बहन इस बारे में जरा भी खुश नहीं है। नायक समझाता है कि उसके पास जो रहस्यमयी घन है वह उसे ली जे हुई ने दिया था। इस वस्तु के साथ वह अपनी स्थिति विंडो तक पहुंच सकता है। फिर चा शी ह्यून उस वस्तु को पकड़ता है। तुरंत क्यूब चमकने लगता है। वस्तु धीरे धीरे विघटित होने लगती है, यहाँ तक कि नायक भी थोड़ा निराश महसूस करने लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है। चा शी ह्यून बड़बड़ाता है, सोचता है कि ली एक धोखेबाज है, लेकिन उसकी बहन उसे अपनी स्थिति स्क्रीन तक पहुंचने की कोशिश करने के लिए कहती है। 2 छवियां दिखाई देती हैं। एक दिखाती है कि वह अधिकतम स्तर पर है, और दूसरी स्तर 1 पर, यह बताते हुए कि उसकी कोई श्रेणी नहीं है। नारंगी वाला मुरिम से है और केवल वही इसे देख सकता है। दूसरी तरफ नीला वाला, ये उसके शिकारी से
स्थिति। उसकी बहन देखना चाहती है कि उसे किस तरह की कक्षा मिली और वह आश्चर्यचकित लगती है। फिर लड़की जश्न मनाती है, कहती है कि उसकी किस्मत शिकारी बनने की नहीं है और यह जश्न मनाने लायक है। इस दुनिया में 6 बुनियादी कक्षाएं हैं: योद्धा, ढाल धारक, जादूगर, पादरी, तीरंदाज और ठग। हर कोई एक बुनियादी कक्षा से शुरू करता है जिसे बदला नहीं जा सकता और बाद में एक उन्नत कक्षा में विकसित होता है। उदाहरण के लिए चा यून सूल एक तीरंदाज, एक शार्प शूटर बन गया। लेकिन नायक के पास इनमें से कोई भी नहीं है, जो उसके लिए यह प्रमाण है कि वह सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति है। बेशक एक सामान्य व्यक्ति अभी भी शिकारी हो सकता है, लेकिन समस्या क्षमताओं में है, इसलिए वह उम्मीद करती है कि वह हार मान लेगा। एक शिकारी को स्तर बढ़ाने और राक्षसों से लड़ने के लिए कौशल प्राप्त करने के लिए अनुभव बिंदुओं की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत बिना किसी वर्ग के व्यक्ति को तकनीकों को मैनुअल रूप से सीखना होगा। संदर्भ के लिए सबसे सस्ता और सरल मेली कॉम्बैट क्यूब की कीमत 20 मिलियन वॉन है। यही कारण है कि वर्ग वाले शिकारी स्वचालित रूप से स्तर बढ़ाते हैं। जिनके पास एक नहीं है, उन्हें इसमें लगातार पैसा लगाना पड़ता है। तो सवाल यह है, चाहे यूं सूल के पास वास्तव में पैसा नहीं है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि ली उसे प्रायोजित करने जा रहे हैं। दुर्भाग्यवश उसके लिए उसने उसकी चाल को नहीं माना। पीछे मुड़कर देखें, अगर उसने वह गठबंधन नहीं किया होता तो वह अभी गंभीर मुसीबत में होता। लेकिन इसमें और भी कुछ है। तथ्य यह है कि वह मिरीम में एक मार्शल जीनियस था। इसका मतलब है कि यहाँ पृथ्वी पर वह बिल्कुल भी प्रतिभाशाली नहीं है। चियाक पर्वतों में यह ऑनरोरा गिल्ड की एक ट्यूटोरियल रेड है, लेकिन इसे अलग शब्दों में भी वर्णित किया जा सकता है। ये खरगोश का छापा है जिसे अचानक एक तीर से उड़ा दिया जाता है। चसी ह्योन को यह हास्यास्पद लगता है कि उन्हें सिर्फ एक साधारण खरगोश को पकड़ने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ती है। उसकी बहन कहती है कि कई नए शिकारी इस क्षेत्र में आते हैं, इसे हल्के में लेते हैं और मुसीबत में पड़ जाते हैं। ये एक लूनस पत्थर है। इसमें कच्ची अपरिष्कृत प्राकृतिक ऊर्जा होती है। ये बहुत पैसे का है और यही कारण है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र गायब हो गए। चा यून सूल अपने भाई से कहती है कि सावधान रहें, क्योंकि एक डंगवन में कुछ भी हो सकता है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वह एक साथ कई खरगोशों को बाहर निकाल देता है। जो उसे परेशान करता है वह यह है कि वह उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है। इस बीच नायक को एहसास होता है कि जब वह मार्शल आर्ट्स शक्तियों का उपयोग करता है तो उसे हंटर पॉइंट्स नहीं मिलते। चासी ह्योन उसकी क्षमता पर नजर डालते हैं, सोचते हुए कि क्या उसने गलत चुनाव किया। उसे जो शक्ति मिली है वह सिर्फ एक बुनियादी खंजर तकनीक है। उसकी बहन उसे मुफ्त शक्ति मांगने के लिए बुलाती है क्योंकि उसे एक क्लास डी क्षमता मिली है। चा यूं सूल टिप्पणी करती है कि उसे नहीं पता कि उसने किस तरह का अनुबंध किया है, लेकिन उसके लिए यह स्पष्ट है कि वह महिला उसका फायदा उठाने की योजना बना रही है। नायक उसे नजरअंदाज करता रहता है और वह गहराई से चिढ़ा हुआ लगता है। यहाँ तक कि लड़की भी महसूस करती है कि माहौल बदल गया है, लेकिन उससे पहले कि वह उसे छू सके वह उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या उसके पास कहीं और जाने के लिए नहीं है। चा यून सूल हैरान है। ठीक 337 खरगोश, इतने ही उसके भाई ने अपनी बड़ी हुई धारणा से महसूस की। वह सोचती है कि यह किसी के लिए बहुत ज्यादा है जो कथित तौर पर एक शुरुआत करने वाला है। तभी उसका भाई वहां से चला जाता है। चा सी ह्योन अपमानित महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकते। तलवारबाजी में शिखर तक पहुंचने के बावजूद उन्हें डी कौशल मिलता है। इसके अलावा उसे एक वर्गहीन कोई नहीं कहा जाता है। चासी ह्योन अपनी हथियार को हवा में उठाता है और अपनी ऊर्जा को केंद्रित करता है। जब वह उतरता है तो उसके पैरों के नीचे एक गड्ढा बन जाता है। वह खरगोशों की सेना उसे संदेह से घूरती है। वह अपनी बहन को चिल्लाते हुए सुनता है और वह मजाक करता है कि उसे वह गुस्सा बाद के लिए बचाना चाहिए, क्योंकि अभी वह सोच रहा है कि इन लोगों को कैसे पकाना है। एक साथ कई चेतावनी संदेश दिखाई देते हैं। ये ब्लेड का उपयोग करने के निर्देश हैं। जब सिस्टम उसे मार्गदर्शन करने की कोशिश करता है तो वह और भी अधिक चिढ़ जाता है। उसके लिए मजाक और खेल खत्म हो चुके हैं। सभी खरगोश एक साथ हमला करते हैं। अब वे अधिक जानवरों जैसे दिखते हैं। वे खुद को क्या समझते हैं जो कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नायक आसानी से उन्हें काट देता है। उसे बताया गया था कि शिकारी 14 साल पहले उभरे थे, इसलिए किसी को भी उसके स्तर तक पहुंचने में अभी भी कम से कम 100 साल लगेंगे। कई संदेश फिर से दिखाई देते हैं। एक सूचना एक खंजर तकनीक के बारे में। ये कुछ नया लगता है। चसी ह्योन अपनी बहन से पूछता है कि इन संदेशों का क्या मतलब है। वो कहता है कि खिड़कियां बहुत छोटी हैं और वह उन्हें बड़ा करना चाहता है। उसकी बहन दूसरी ओर इस बात को लेकर बहुत चिंतित है कि उसने अभी क्या किया। नायक कहता है कि यह किसी बग या कुछ ऐसा ही हो सकता है, लेकिन चा यून सूल नहीं समझ पा रहे हैं कि वह इतनी जल्दी तलवारबाजी में प्लस कैसे पहुंच गया। कुछ ऐसा लगता है जो नायक का ध्यान खींचता है। वो पूछता है कि क्या यह निष्क्रिय है। निष्क्रिय कौशल के साथ अंक प्राप्त करता है जो मना का उपयोग नहीं करते, और वह सहमत होती है। नायक ये सुनकर काफी खुश दिखता है। उसकी कौशल को दिव्य उत्पत्ति का सर्वोच्च खजाना बताया गया है, जिसके लिए प्लस दक्षता की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसा जो पूर्णता से परे है। चासी ह्योन मानते हैं कि इससे भविष्य बहुत आसान हो जाएगा। फिर वह प्रहार करने की तैयारी करता है। उसका प्रहार एक शक्तिशाली ऊर्जा तरंग उत्पन्न करता है। जाहिर है वो मार्शल आर्ट्स का उपयोग करके कौशल अंक प्राप्त कर सकता है। यही कारण होना चाहिए कि कोरिया के शीर्ष शिकारी ली जे-हिये और पार्क ताई-हून हैं, क्योंकि उन्होंने सभी ने एक अनोखा कौशल प्राप्त किया होगा। ये सुनकर चा यून सूल अपने धनुष को देखती है। फिर वह अपने भाई को बुलाती है और उससे मार्शल आर्ट्स सिखाने के लिए कहती है। चा यून सूल कहती हैं कि उन्हें पहले से ही इसका शक था, लेकिन अब वह निश्चित हैं कि वह बहुत ताकतवर है। फिर लाल डंगोनन में हुई घटनाओं को याद करती हैं। जब तक वह और मजबूत नहीं हो जाती, वह इसे फिर से होने से नहीं रोक पाएंगी। निश्चित रूप से चा यून सूल इसे लेकर पछताती रहेंगी, लेकिन वह जानती हैं कि वह कभी भी अपने भाई जितनी मजबूत नहीं होंगी। इससे पहले कि वह और भावुक हो जाएं, वह वादा करता है कि हाँ, वह उसे सिखाएगा। ये पहली बार होगा जब नायक के पास एक शिष्य होगा, जो अच्छी बात है क्योंकि वह हमेशा उसके साथ नहीं रह पाएगा, इसलिए वह खुद को बचाना सीखेगी। अब जब सब कुछ तय हो गया है, वह उससे अपने गुरु का अनुसरण करने के लिए कहता है। दोनों खुले मैदान में एक साथ दौड़ते हैं। चा यून सूल पूछती है कि अब वह क्या करना चाहता है। वह जानना चाहती है कि क्या वह शिकारी कौशल का उपयोग जारी रखेगा। उसी समय दो खरगोश उन दोनों पर हमला करते हैं। नायक तुरंत अपनी मार्शल आर्ट्स का उपयोग करने के लिए तैयार हो जाता है। एक ही बार में उन्हें हरा देता है। हमारा नायक जवाब देता है कि उसे नहीं पता कि उसका शिकारी के रूप में भविष्य कैसा होगा। यहाँ तक कि अब जानने के बाद किस तरह से बढ़ाना है, वो अभी भी एक वर्ग चाहता है।
एक कौशल। हमारा नायक याद करता है कि ली ने मार्शल आर्ट्स और अपनी धोखेबाजी की क्षमताओं का उपयोग करके विकास किया, इसलिए उसे भी एक ऐसा वर्ग खोजना होगा जो नायक के अनुकूल हो। तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है। फिर हमारा नायक हवा में कूदता है, खरगोशों के ऊपर मंडराता है, वो अपने हाथ में ऊर्जा एकत्र करता है। मार्शल आर्ट्स से संबंधित कोई भी क्लास स्किल बेकार होगी और अन्य प्रकारों को मिलाना कठिन होगा। लेकिन जादू का क्या? एक हमले से वो पूरे मैदान को नष्ट कर देता है। उसकी बहन चिंतित है कि वो जल्दबाजी में काम कर रहा है, लेकिन वो काफी संतुष्ट है क्योंकि जादू के साथ उसके पास और भी कई विकल्प होंगे, इसलिए वो एक जादूगर बनेगा। केवल चा यूं सूल ही चिंतित होती है क्योंकि उसने पहले ही समझा दिया था कि वह बस एक वर्ग नहीं चुन सकता, लेकिन जाहिर है उसे इसकी परवाह नहीं है। दोनों प्रणालियों का अनुभव करने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि वे बहुत अलग हैं। मुरिम प्रणाली का इस दुनिया में अब कोई उपयोगी कार्य नहीं है। इस बीच उसकी बहन खुश है कि उसे अब कुछ समय के लिए बचत नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी ओर हंटर इंटरफेस सब कुछ उपयोगी तरीके से दिखाता है, जैसे कि इसे दो पूरी तरह से अलग लोगों ने बनाया हो। हंटर प्रणाली विश्वसनीय है और अपने उपयोगकर्ता को जल्दी इनाम देती है और प्रयास से कोई भी मजबूत बन सकता है। मुरीम प्रणाली विकसित होने में बहुत कठिन और धीमी है, जिससे उपयोगकर्ता को बार बार अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। स्वर्गीय देवी एक पौराणिक व्यक्तित्व हैं जिन्होंने स्वर्गीय साधना की मार्शल आर्ट्स बनाई। जब वह गुफा में जागा तो उसे अभी तक ये एहसास नहीं हुआ था कि उस पुस्तक को पाना या तो बड़ी किस्मत थी या दिव्य हस्तक्षेप। उसी तर्क का उपयोग करते हुए देवी ने मनुष्य को शिकारी प्रणाली दी। तभी नायक को एहसास होता है कि मुरिम प्रणाली को बनाने वाला स्वर्गीय देवता था। ली के समर्थन से नायक को काल कोठरी में साहसिक कार्य करते हुए 1 महीना हो गया है। एक मुर्गी को पाकर हमारा नायक आखिरकार महसूस करता है कि वह कोरिया में वापस आ गया है, क्योंकि इससे अधिक कोरियाई भोजन कुछ नहीं है। इसके साथ ही वह पहले से ही स्तर 22 पर है। इस बीच उसकी बहन 365 रक्त वाहिकाओं का अध्ययन कर रही है। चायून सूल ने भी अपनी आंतरिक कलाओं को चैनल करना सीख लिया है। हालांकि वह लड़ाई सीखने के लिए बहुत बड़ी है। हमेशा एक रास्ता होता है। जिज्ञासु होकर उसकी बहन पूछती है कि वह क्या करने वाला है। वह कहता है कि वह जितना चाहे खून थूक सकती है। जाहिर है यह उसे बहुत डराता है। हमारा नायक उसके सभी कुआं चैनल साफ और खोल देता है, लेकिन उसके बाद चायून सूल ने बहुत सुधार किया। उसने कुछ बार उसके बाल भी लगभग जला दिए। उपनिदेशक कहते हैं कि नायक अच्छा कर रहा है। अब समय आ गया है कि वे समझौते को औपचारिक रूप दें। हमारे नायक को यह मजेदार लगता है कि वह हमेशा इतनी सीधी होती है। नायक कहता है कि उसे बुलाए हुए काफी समय हो गया है। ली उसके चेहरे के पास आती है और उसे डेट पर चलने का निमंत्रण देती है। आश्चर्य के बाद भले ही यह पहली बार है जब उसे बाहर जाने के लिए कहा गया है, नायक अंत में मना कर देता है। ली कहती है कि बुचौन में एक नया डंगोनन दिखाई दिया है। खतरे का स्तर 10 है और वहां जाने के लिए शिकारी कम से कम स्तर 45 से 50 के होने चाहिए। तो कोई निम्न स्तरीय शिकारी नहीं जा सकता जब तक कि वह हमारा नायक न हो। चासी हियोन पूछते हैं कि वह इतनी खतरनाक जगह पर केवल 2 लोगों के साथ क्यों जाना चाहती है। पहले वह उस डंगोनन पर नियंत्रण पाना चाहती है, लेकिन वह चाहती है कि नायक शिकारी के रूप में जितनी जल्दी हो सके स्तर बढ़ाए। नायक पूछता है कि क्या वह उसे सहारा देने की कोशिश कर रही है, लेकिन ली कहती है कि उसकी बात करने का तरीका मुरिम के किसी बूढ़े आदमी से बिल्कुल मेल नहीं खाता। हमारा नायक पूछता है कि वह उसे मजबूत क्यों बनाना चाहती है। उपनेता थोड़ी देर सोचता है, फिर जवाब देता है। ली उसे सोलर फेस्टिवल के बारे में बताता है, जो हर साल ऑनरोरा और ट्वाइलाइट गिल्ड्स द्वारा आयोजित किया जाता है। ये कोरिया में सर्वश्रेष्ठ का निर्णय करने के लिए एक लड़ाई है, जिसे शिकारियों के बीच सद्भाव लाने के रूप में प्रचारित किया जाता है, लेकिन वास्तव में इसका उपयोग यह मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है कि कौन सबसे मजबूत है। दोनों गिल्ड्स लगातार युद्ध में है, डंजन्स के लिए लड़ रहे हैं और लोगों को यह नहीं पता कि अंदर क्या होता है, क्योंकि इसे कभी सार्वजनिक नहीं किया जाता। चा सी हियोन इन लड़ाइयों का कारण जानना चाहती है, पहले से ही मानते हुए कि डंजन्स के विवाद ही एकमात्र कारण नहीं है। वो कहती है कि ये पार्क की वजह से है। उसने अचानक कहीं से भी ऑनरोरा पर हमला करना शुरू कर दिया, जैसे वह पागल हो गया हो। सब इसलिए क्योंकि वह चाहता है कि हर कोई किसी तथाकथित स्वर्गीय भगवान का अनुसरण करना शुरू कर दे। उस समय नायक उत्तेजित हो जाता है और उससे चिल्लाकर कहता है कि उसे इसके बारे में सब कुछ पता हो, लेकिन ली कहती है कि उसे केवल इतना पता है कि पार्क को मुरिम से एक संदेश मिला था। नायक सोचता है कि समस्या यह है कि वह दूसरों की स्थिति विंडो भी नहीं देख सकता कि वे झूठ बोल रहे हैं या नहीं। उपनेता कहती है कि वह नहीं समझती कि वह उसे, उसकी गाइड को और बाकी सभी को सिर्फ एक संदेश के कारण इतनी ठंड से कैसे व्यवहार कर सकता है। ये तो छोड़ो कि नायक से पहले वे दोनों ही थे जो मुरिम गए थे। इससे चा सी हियोन विचार मग्न हो जाते हैं। फिर ली आधिकारिक रूप से उनसे अनुरोध करती है कि वह ऑरोरा गिल्ड का प्रतिनिधित्व करते हुए त्योहार में भाग लें। हाल ही में शक्ति का संतुलन ट्वाइलाइट गिल्ड की ओर झुक रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे जबरदस्ती डंजन्स पर कब्जा कर रहे हैं, और जब यह असंतुलन त्योहार में उजागर होगा तो इसका मतलब ऑरोरा का अंत हो सकता है, खासकर अब जब उन्होंने अपने एक प्रमुख सदस्य पूर्व निदेशक को खो दिया है, हमारे नायक के कारण। लेकिन चासी हियोन अभी भी नहीं समझते कि वह क्यों चाहती हैं कि वह एक शिकारी के रूप में विकसित हो। ली समझाते हैं कि सोलर फेस्टिवल दुनिया भर के मीडिया का ध्यान आकर्षित करता है, और वह जानती हैं कि हीरो नहीं चाहता कि उसका खुलासा हो, क्योंकि उसकी क्षमताएं शिकारियों को उकसा सकती हैं, या शायद वह समाज को अकेले संभालने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वासी है। इसलिए त्योहार में भाग लेने के लिए वह केवल शिकारी क्षमताओं का उपयोग कर सकता है। और चूंकि हमारे नायक पर उसका एक एहसान है, उसके पास मना करने का कोई तरीका नहीं है, और उसे कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वह पहले से ही मान लेती है कि उसने सहमति दे दी है। इस मामले में 6 जादूगर कौशल हैं, और यहाँ तक कि 2 उच्च स्तरीय भी, साथ ही एक जादूगर वर्ग से। अब सोचते हुए चा सी हियोन को लगता है कि किसी दिन उसे शायद इस पार्क आदमी से लड़ना पड़ेगा, तो वह इस सौदे के साथ थोड़ा आगे बढ़ रहा है। फिर हमारा नायक एक छोटा कागज उड़ता हुआ देखता है, क्योंकि मुरिम के विपरीत हमारी दुनिया में कानून है, और अब नायक को कुछ अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने हैं। ये बस कुछ दस्तावेज हैं, भुगतान गारंटी और इस बात की पुष्टि कि वह ऑरोरा गिल्ड को सेवाएं प्रदान कर रहा है। हमारा नायक समझता है कि उसे एक गिल्ड खोलने की जरूरत है, क्योंकि वह एक फ्रीलांसर के रूप में ऑरोरा का त्योहार में प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। अंत में उसे एक व्यवसाय आईडी की आवश्यकता है, और इसके अलावा उसके लिए कमाई करने के लिए
वे क्यूब्स जो एक घर से अधिक मूल्य के हैं उसे तुरंत साइन कर देना चाहिए। जाहिर है उसने शुरुआत से ही यह योजना बनाई थी। चा शिह्योन को औपचारिकता के रूप में अपनी गिल्ड का नाम बनाना है। वह कुछ भी लिख सकता है, लेकिन जो वह दर्ज करता है वह है नो लिमिट्स। अब वे मिशन के लिए टेलीपोर्ट करते हैं। किसी कारणवश हमारे नायक को ऐसा लगता है कि वह केवल घर से बाहर डंगोनन में जाने के लिए निकलता है। वैसे इसे बर्ड मॉन्स्टर्स ऑफ पुचॉन कहा जाता है। ली गाही कहती हैं कि ये प्राणी व्यक्तिगत रूप से कमजोर हैं, लेकिन यहाँ इनकी संख्या अनगिनत है। चा शिह्योन अपनी की से कम 3000 का आभास करते हैं और नायक उत्साहित हो जाता है। उसके लिए जितने अधिक उतना बेहतर। हमारा नायक प्रकाश का भाला बनाता है। इस हमले से वह हवा में उड़ते जीवों को बिजली का झटका देता है। ली हैरान है क्योंकि उसने अभी अभी यह तकनीक सीखी है, लेकिन नायक कहता है कि उसके लिए मना और की एक समान तरीके से काम करते हैं। वह उसे कहती है कि ज्यादा मत करो, नहीं तो तुम्हारी ऊर्जा जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन नायक को नहीं लगता कि ऐसा होगा। चा शिह्योन पूछता है कि क्या कालकोठरी में हमेशा एक ही प्रकार के राक्षस होते हैं। उसका दोस्त कहता है हाँ, और नायक को यह अजीब लगता है। ली कहता है कि जब से कालकोठरी 14 साल पहले प्रकट हुई थी, हजारों खोजी जा चुकी हैं और अब तक एक ही कालकोठरी में 2 प्रकार के राक्षसों का कभी कोई मामला नहीं रहा है। कुछ चीज पक्षी राक्षस पर हमला करती है और जो बचा है उसे दीवार पर फेंक देती है। एक विशाल ड्रैगन गुस्से में दहाड़ता है। झील के किनारे एक आदमी एक डिश के साथ कुछ चारा पकड़ता है और उसे मछलियों को फेंकता है। सियोल में कहीं ट्वाइलाइट गिल्ड के नेता पार्क तयहून के घर में गिल्ड नेता के अधीनस्थ किम चुल हो उन्हें सूचित करते हैं कि ऑरोरा के उपनेता का व्यवहार अजीब हो रहा है। उनकी जानकारी के अनुसार वो एक नए सदस्य को बहुत समर्थन दे रही हैं और उसके साथ कई डंजन्स में गई हैं, लेकिन नेता को इस जानकारी की ज्यादा परवाह नहीं है। सहायक आगे कहता है कि वह नया व्यक्ति एक गिल्ड सदस्य का भाई है और वह कोई है जो 14 साल के लिए गायब था और अभी अभी लौटा है। सहायक के पास और भी कहने के लिए है, लेकिन आखिरी बात पार्क का ध्यान खींचती है और वह पूछता है कि वह नया व्यक्ति कहाँ था। किम अपनी रिपोर्ट की समीक्षा करता है और निष्कर्ष निकालता है कि उन्हें नहीं पता, लेकिन वे ये जानते हैं कि ऑरोरा के पूर्व नेता ने सेवानिवृत्ति नहीं ली। वह इस नए व्यक्ति का सामना करने के बाद गायब हो गया क्योंकि उसके बेटे की वजह से। पार्क कहता है कि वह आदमी अब जीवित नहीं है। उसका सहायक इसे मानने में थोड़ी कठिनाई महसूस करता है। नेता कहता है कि चा शिह्योन ने उसे खत्म किया और इसलिए पार्क को लगता है कि हमारा नायक मुरिम से आया है। हमारा नायक पराजित प्राणियों को घूरता है। चा शिह्योन सोचता है कि इन क्षमताओं का उपयोग करना उसके मुरिम शक्तियों से अलग लगता है, लेकिन ली उसे टोकती है क्योंकि वह बहुत मजा कर रहा है। समस्या ये है कि वह पहले से ही इस काल कोठरी में कम से कम 1 घंटे से है और शायद सब कुछ नष्ट करने के बाद उसका मना कम हो रहा है। चा शिह्योन उसे कुछ समझाना चाहता है। वह कहता है कि एक कौशल था जो उसे अपनी जीवन ऊर्जा को मना के लिए बदलने की अनुमति देता था। नायक समझाता है कि मुरिम में उसने इथीरियल बॉडी की शक्ति प्राप्त की, जिससे उसे अनंत क्षमताएं मिली और उसके पास सुप्रीम इटर्नल वाइटैलिटी भी है। लेकिन ली इन सभी अजीब जानकारियों से अभिभूत है, इसलिए नायक इसे सरल बनाने का निर्णय लेता है। हमारे नायक के पास अनंत ऊर्जा प्रवाह है। भले ही मार्शल आर्ट अलग हो, जब आप सर्वोच्च स्तर पर पहुंचते हैं तो सब कुछ एक हो जाता है। व्यावहारिक रूप से वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि वह अधिकतम स्तर पर है। ये सब कहने के बाद अब चा शिह्योन बॉस को संभालने जा रहे हैं। ली सोचती है कि उनके जैसे किसी के साथ उसे त्योहार में चिंता करने की कोई बात नहीं है। एक प्राणी मौका लेने की कोशिश करता है और उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन प्राणी का कोई भी मौका नहीं है। फिर वह अपने जीवन यापन पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लेती है। आकाश जीवों से भरा हुआ है, लेकिन ली उन्हें कुछ ही सेकंड में काट देती है। हमले के बाद वह गिरने से बचने के लिए एक पहाड़ को पकड़ लेती है। वह चट्टान का उपयोग गति प्राप्त करने के लिए करती है और छलांग लगाती है। उपनेता एक राक्षस से दूसरे राक्षस की ओर बढ़ते हैं, उन्हें एक एक करके साफ करते हैं। ली फिर पहाड़ के किनारे पर पहुंचती है, लेकिन यह अभी भी खत्म नहीं होता। राक्षस आते रहते हैं। जब वह वापस जाएगी, ली डंगोनन के खतरे के स्तर को बदलने वाली है क्योंकि वे रिपोर्ट की तुलना में कहीं अधिक हैं। वह मिशन के लिए एक आदर्श टीम संरचना का लाभ उठा रही है। टीम में एक जादूगर, एक तीरंदाज, एक क्लेरिक, एक स्काउट और कोई भी मेली क्लास है। उसी समय उसे लगता है कि कुछ गलत है। एक समूह विशाल ड्रैगन ऊपर से उड़ता है। विशाल होने के अलावा वह यह नहीं समझ पा रही है कि एक ही डंगोन में 2 प्रकार के जीव क्यों हैं, और चोट लगने से पहले वह सुरक्षित स्थान पर कूद जाती है, लेकिन उसके तुरंत बाद एक और आ जाता है। केवल इस बार वह अपना जादू तैयार करती है। समस्या यह है कि एक और ड्रैगन जिसे उसने नहीं देखा भी उसकी ओर आ रहा है और वह हवा में ही टकरा जाती है। ली को एहसास होता है कि वे दानवी शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं। पूरा डंगोनन सिस्टम टूट चुका है। सौभाग्य से वह आखिरी क्षण में खुद को बचा लेती है। नायक इस क्षण का इंतजार कर रहे थे। ली को गुस्सा आता है, ये समझते हुए कि वह पहले से ही इन राक्षसों के बारे में जानता था, लेकिन उसने कहा था कि वहां एक बॉस है। वो कहता है कि वह जानबूझकर उन्हें अंत के लिए बचा रहा था। चा शिह्योन समझाते हैं कि वह समझते हैं कि वह सदमे से जम गई थी, लेकिन उन्हें पता है कि वह इन राक्षसों को संभाल सकती है। इसके अलावा हमारा हीरो कहता है कि उसे भूख लगी है और पूछता है कि क्या वह तला हुआ या ग्रिल्ड खाना चाहती है, लेकिन उपनेता कहते हैं कि मजाक का समय नहीं है। चा शिह्योन एक हाथ में आग का जादू और दूसरे में बिजली का जादू बुलाता है। ये उसकी कुछ नई क्षमताएं हैं। वह उनका इंतजार कर रहा था। सभी ड्रैगन उसकी ओर उड़ते हैं। आकाश मृत राक्षसों से भरा हुआ है। जब नायक लड़ता है, ली कहती है कि उसने सोचा था कि वह जादू का उपयोग करके लड़ेगा, लेकिन किसी कारणवश वह अपने मुक्कों का उपयोग कर रहा है। केवल चा शिह्योन कहते हैं कि यह शुद्ध जादू है। उपनेता जो देख रही है उससे स्तब्ध है। एक पोर्टल खुलता है और लड़ने के लिए और ड्रैगन प्रकट होते हैं। डरी हुई वह अपनी दोस्त की मदद के लिए दौड़ती है, लेकिन किसी कारणवश वह नहीं हिलता और खुद को गिरने देता है। वह अपनी कौशल से हमला करती है। लक्ष्य उनके लिए भागने का रास्ता बनाना है, लेकिन कुछ जीव रास्ते से नहीं हटते। इसके बजाय वे हमलों को अवशोषित कर रहे हैं। राक्षस छोटे राक्षसों का बलिदान कर रहे हैं। ली हमारे नायक को पुकारती है। अब एक बात उसके लिए स्पष्ट है, छोटे जीव अपने आप या स्वाभाविक रूप से नहीं चल रहे हैं।